ऑडिबल सिग्नल आ रहा है, आप लोग कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, ध्यान से बैठ जाइए। हम लोग जो है वर्क पावर एनर्जी का पास्ट 10 ईयर्स कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे? वर्क पावर, ये सेट है पूरा ठीक से। तो देखिए वर्क पावर एनर्जी का पास्ट 10 ईयर्स मेडिकल हम लोग कर रहे थे। तो कल हम लोग 3-4 सवाल लगाए थे, शायद एक सवाल में कुछ हल्का फुल्का डाउट क्रिएट हुआ था, वो भी आज टैकल करेंगे हम लोग, है ना। और हमारा ये एम है कि छोटे से इस पीरियड में आधे घंटे के हम लोग कम से कम 4-5 सवाल लगा लें, और है ना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसी क्वेश्चन में रुक जाओ, इसी क्वेश्चन में कल डाउट था थोड़ा सा। हाँ चलिए पूछिए। हाँ एक मिनट, एक वर्टिकल स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट के है, आगे एक टेबल है, ये एक टेबल मान लीजिए, ये देखिए ये एक टेबल है, इस पे एक वर्टिकल स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के है, वो फिक्स है, ठीक है ना, यही कह रहा है ना। एक वर्टिकल स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे फिक्स है, यही बात बोल रहा है ना। एक एक बात को देखते जाइए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया वो समझते जाइए, स्टेप्स में इसको तोड़ते जाइए, ठीक है ना। क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, सही तरीके से डायग्नोस करिए, खुद में जबरदस्त कॉन्फिडेंस रखिए, और जो मैं बता रहा हूं उस पर जबरदस्त कॉन्फिडेंस रखिए, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन उसी में उसी वीडियो में जो मैंने कॉन्सेप्ट दिए उसी सारे लग जा रहे हैं, अब तक लगे हैं, आगे भी लगेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, एक स्प्रिंग है जो कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे लगी हुई है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब आगे बोलिए। एक बॉल है जिसका मास है स्मॉल एम, एक बॉल है जिसका मास है स्मॉल एम, आगे बोलिए। वो एक हाइट जो कि स्मॉल एच हाइट है, वहां से इसके ऊपर ड्रॉप कराई जाती है, यही बोल रहे हैं ना। एक बॉल है जिसका मास है स्मॉल एम, फिर देखिए एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, वो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे फिक्स है, ठीक है ना। और एक बॉल जिसका मास स्मॉल एम है, एच हाइट से गिराई जाती है स्प्रिंग के ऊपर, यही इतना कह रहा है। फिर आगे बोलिए। हाँ, ये दिखाइए कि स्प्रिंग जो है डी डिस्टेंस कंप्रेस होती है। देखिए बहुत आगे तो नहीं हो गया आज, आप इसको ये इसको देखिए, ये बहुत आगे तो नहीं हो गया, अगर नहीं थोड़ा पीछे एडजस्ट कर लीजिए इसको, सही है ना। तो चलिए ठीक है। तो अब आप देखिए, एक स्प्रिंग है जो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसके ऊपर एक बॉल जिसका मास स्मॉल एम है, एच ऊंचाई से गिराया जाता है। फिर क्या बोल रहा है? शो दैट द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द डिस्टेंस डी। हमको ये दिखाना है कि ये स्प्रिंग जो है नहीं, ये कह रहा है कि इसके ऊपर से गिरती है सच दैट द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस डी। ये बॉल जब इसके ऊपर गिरती है तो स्प्रिंग डी डिस्टेंस कंप्रेस हो जाती है, यही ना कह रहा है। आगे पढ़िए। इस प्रोसेस में नेट वर्क डन कितना होगा, इस प्रोसेस में नेट वर्क डन कितना होगा, यही पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो देखिए दो एजेंट हैं जो यहां वर्क करेंगे, दो एजेंट हैं यहां जो यहां वर्क करेंगे, ठीक है ना। एक एजेंट कौन सा है? एक एजेंट कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन होगा पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। बात समझ में आई? और दूसरा वर्क डन कर रहा है स्प्रिंग। दूसरा वर्क डन कौन सा कर रहा है? स्प्रिंग। स्प्रिंग का फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। स्प्रिंग का फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है। तो ऊपर की ओर लग रहा है, तो इसकी वजह से इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रही है। बात समझ में आई? तो नेट वर्क डन पूछ रहा है, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? नेट वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? एम जी एच प्लस डी, क्योंकि टोटल हाइट जो मास गिरता है वो एच प्लस डी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा? एम जी एच प्लस डी, क्योंकि टोटल हाइट जो मास गिरता है वो एच प्लस डी है। बात समझ में आ रही है? और स्प्रिंग कितना वर्क करेगा? बोलिए। स्प्रिंग हाँ, हाफ के स्क्वायर, जितनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी उतना वर्क स्प्रिंग करेगा, ठीक है ना। लेकिन स्प्रिंग का किया हुआ वर्क क्या होगा? निगेटिव होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो नेट वर्क डन क्या होगा? एम जी एच प्लस डी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया निगेटिव वर्क डन। यही होगा आंसर। चेक करिए, आ रहा है ना। हाँ, के एक्स की जगह डी है, तो डी डिस्टेंस ही स्प्रिंग कंप्रेस होती है, तो एक्स की जगह डी होगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई? इसका आंसर मिल गया, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, इसका हर अंडरलाइंग फंडा आपके दिमाग में आ गया।
और ये उन्हीं फंडा से लगा जो मैंने बताया है। इतनी बातों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना सर? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए। एन इंजन पंप वाटर कंटिन्यूअसली हाँ, थ्रू अ होल। एक इंजन है, एक इंजन है, इंजन जानते हैं ना? हाँ, इंजन जो वाटर पंप करता है। एक इंजन है जो किसी हॉज से वाटर को कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है। एक इंजन है जो किसी होज से यानी किसी होल से, किसी गैप से कंटिन्यूअसली वाटर को पंप कर रहा है। यही बोल रहा है ना? आगे बढ़िए। वाटर लीव्स अ होल विद अ वेलोसिटी v। वाटर जो होल को लीव कर रहा है वो किस वेलोसिटी से लीव कर रहा है? v वेलोसिटी से। यही कह रहा है। अरे एक इंजन वाटर को पंपिंग सेट नहीं देखे हैं? एक होज से क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। इस प्रकार से कि वाटर की वेलोसिटी क्या है? v। फिर आगे पढ़िए क्या बता रहा है। स्मॉल m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट। अगर वाटर जेट का मास पर यूनिट लेंथ m है, यानी एक लेंथ का मास m है, पर यूनिट लेंथ मास अगर वाटर जेट का m है तो आगे पढ़िए। व्हाट इज द रेट एट व्हिच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू वाटर। किस रेट से काइनेटिक एनर्जी वाटर को इंपार्ट की जाएगी? फिर से क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन को खूब बढ़िया से समझिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछना चाहता है और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, कितनी इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की है और क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ये आपके दिमाग में एकदम साफ हो जानी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही। उसके बाद तो आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप डायग्नोज कर लीजिए कि क्वेश्चन किस पार्ट का है। बात समझ में आई? किस पार्ट का है, किस चैप्टर का है, ठीक है ना? और उस चैप्टर के रिलेवेंट कॉन्सेप्ट तुरंत आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, ठीक है ना? क्या जितनी जैसे मैं बोल रहा हूं इस तरीके से आपके दिमाग में नहीं आएगा, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आएगा। जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, बन रहा है ना, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये बात आएगी, ठीक है ना? तो उसके बाद फिर आप देखिए क्या दिया है, क्या पूछ रहा है और रिलेवेंट बात को अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब तक ये होता गया, आगे भी यही होगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है। एक पंप है, एक पंप है, ठीक है ना? ठीक है, एक पंप है जो वाटर पंप कर रहा है। किस स्पीड से? v स्पीड से, v वेलोसिटी या v स्पीड से वाटर को पंप कर रहा है। और जितना वाटर पंप कर रहा है उसका पर यूनिट मास जो है क्या है? m है, ठीक है ना? तो पूछ रहा है कितना वर्क डन करेगा, कितना पावर है इंजन का, यही पूछ रहा है ना? कितना पावर है, या पूछे क्वेश्चन। हाँ, किस रेट से काइनेटिक एनर्जी वाटर को इंपार्ट की जा रही है, यही ना पूछ रहा है। किस रेट से काइनेटिक एनर्जी वाटर को इंपार्ट की जा रही है, यानी कि पावर पूछ रहा है इनडायरेक्ट वे में, ठीक है ना? रेट ऑफ वर्क डन, वही पावर पूछ रहा है। किस रेट से काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट की जा रही है। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ m है तो स्पीड v है, तो एक सेकंड में कितनी लेंथ निकलेगी बताइए। अगर मास पर यूनिट लेंथ m है और स्पीड v है जिससे वाटर निकल रहा है, तो एक सेकंड में कितनी लेंथ का वाटर निकलेगा? v स्पीड का। एक सेकंड में v स्पीड का वाटर निकलेगा। बात समझ में आई? एक सेकंड में v लेंथ का वाटर निकलेगा, एक सेकंड में v लेंथ का वाटर निकलेगा। और पर यूनिट लेंथ मास m है, तो एक सेकंड में कितने मास का वाटर निकलेगा? m इंटू v। ये बात समझ में आ गई? एक सेकंड में इतना पानी निकलेगा। अरे यार खूब ध्यान से देखिए, अगर स्पीड है v तो एक सेकंड में v लेंथ का पानी निकलेगा। अगर v स्पीड से पानी निकल रहा है तो एक सेकंड में v लेंथ का पानी निकलेगा। और मास पर यूनिट लेंथ m है तो एक सेकंड में mv मास का पानी निकलेगा, एक सेकंड में, ठीक है ना? और एक सेकंड में ही कितनी काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कर रहा है, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना? तो एक सेकंड में इतना मास निकला और v वेलोसिटी से निकला, तो एक सेकंड में इतनी काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करेगा। यही आपका आंसर होगा, हाफ mv³। हाफ mv³। आंसर चेक करिए, समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब ये मत सोचिए कि इसका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन ऐसे है ऐसे है ऐसे करके हम कर देंगे। इसका बेसिक्स को आप ग्रैस्प करिए। कहीं और भी घुमा फिरा के आपको पूछे तो आपको मूलभूत बात पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, ठीक है ना? और ऐसे जब आप खूब क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस हर टॉपिक का सॉल्व करेंगे और अच्छे टाइप के सॉल्व करेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे सॉल्व करेंगे, तो आपका दिमाग प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी पा जाएगा, ठीक है ना? और अपने आप, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ और थोड़ा धीरे धीरे पकड़ के चला रहा हूँ, कुछ दिन बाद आपका खुद ही दिमाग चलने लगेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे बोलेंगे ऐसा लगेगा जैसे हम कर देते हैं।
ये हमसे भी अच्छा आप कर देंगे, ठीक है ना। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए फट से। बॉडी ऑफ मास 1 kg एक मिनट, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, फिर आगे is thrown upward with velocity 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है। खूब बढ़िया से देखिए, मैं इस साइड लिख रहा हूं, इसको भी मिटा देता हूं। एक बॉडी है जिसका मास क्या 1 kg है। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, यही ना कह रहा है। आगे is thrown upward with velocity 20 मीटर पर सेकंड। इसको ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम जो है फेंक देते हैं। एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, इसको हम ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक देते हैं, यही ना कह रहा है। आगे It momentarily come to rest after attaining a height of 18 मीटर। 18 मीटर हाइट जब इसकी होती है, एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, उसको 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर इसे फेंक देते हैं। अरे कितनी सिंपल बात है यार, जो बात दिया हो उसको बढ़िया से समझिए, पहले क्या दिया है उसको बहुत बढ़िया से समझिए, फिर ये भी देखिए क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। और बस इतना ही तो करना है आपको, इतना ही डायग्नोस करना है, उसका तो कैलकुलेशन है। देखिए एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, उसको 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे से ऊपर फेंक दिया गया। फिर क्या बोल रहा है आगे, After attaining a height of 18 मीटर it is on rest। जब ये 18 मीटर ऊपर जाती है, जब ये 18 मीटर ऊपर जाती है तो कुछ समय के लिए ये रेस्ट पे आ जाती है। ये तो आप जानते ही हैं, ये आपको पता है ना। कोई चीज अगर आप ऐसे ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पहले जब नीचे जिस स्पीड से फेंकेंगे तो ऊपर जाएगी तो स्पीड कम होती जाएगी, और मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, स्पीड 0 हो जाएगी, और फिर नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगी। ये सब बात तो जानते ही हैं आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 18 मीटर ऊपर जाने के बाद वो मोमेंटली रेस्ट पे आ गई। फिर आगे बढ़िए। How much energy lost due to air friction? हाँ, एनर्जी लॉस कितना हुआ एयर फ्रिक्शन की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से कितना एनर्जी लॉस हुआ, यही पूछ रहा है। एनर्जी लॉस बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन। तो एक बात देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात ध्यान से देखिए कि जब इस स्पीड से बॉडी को फेंके, जब इस स्पीड से ग्राउंड लेवल से बॉडी को फेंके, यहां से फेंके, तो इस समय बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा, इधर देखो, ध्यान से देखो, एकदम अलर्ट होके देखिए इधर। इसको जब फेंके इधर, ये मान लिया ग्राउंड लेवल है, मान लिया ये ग्राउंड लेवल है, मान लिया ये ग्राउंड लेवल है। मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी कैसा टर्म है, एक रिलेटिव टर्म है, एक रिलेटिव टर्म है, एक तुलनात्मक टर्म है। तो इस ग्राउंड लेवल पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान ले रहे हैं। तो इस पॉइंट से जब हमने बॉल को फेंका तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। जब वो 18 मीटर ऊपर जाके रुकी तो उस समय काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, और काइनेटिक एनर्जी में से कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बात समझ में आई। अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी अगर टॉपमोस्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो एयर फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क 0 हो जाएगा। तब एयर फ्रिक्शन ने कुछ भी वर्क नहीं किया। बात समझ में आई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी से कुछ ज्यादा होगी, यानी कुछ ना कुछ निगेटिव वर्क फ्रिक्शन भी करेगा। तो इस तरीके से हम सवाल देखते हैं, हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो हमारे दिमाग में ये आ गया कि हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पता है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क कितना होगा, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी माइनस इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, ये फ्रिक्शन के द्वारा वर्क होगा। अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ, मास कितना है 1 m, और स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है, 20 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। माइनस इस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाँ, मास m, g की वैल्यू कितनी दी है 10 दिया है कि नहीं दिया है। अगर कुछ नहीं देगा तो 9.8 मानेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो ये हो गई mg और h कितना है 18। तो दिस इंप्लाइज दैट हाफ इंटू 400, हाफ इंटू 400 माइनस 180, तो ये कितना हो जाएगा 200, ये 200 हो जाएगा। 200 माइनस 180, दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज कितना हो जाएगा 20 जूल। आंसर चेक करिए,
करेक्ट है ना? Yes, sir. तो ये सब देखिए बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है, नीट में आए हुए बहुत इजी लेवल क्वेश्चन है। ऐसा मत सोचिए कि सब क्वेश्चन बहुत टफ ही आता है, ठीक है ना? बात समझ में, नीट में तो सारा लफड़ा जो है वो स्पीड का है, नीट में तो सारा लफड़ा स्पीड का है, सारे क्वेश्चंस करीब करीब आते रहते हैं, ठीक है ना? लेकिन थोड़ा स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन एरर ना हो। बात समझ में आई? तो कुछ ही परसेंट क्वेश्चन टफ होते हैं, ठीक है ना? तो डायरेक्ट है, आप देखें बोर्ड में भी ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी में भी इससे टफ क्वेश्चंस आपके पास हैं, आपने हैंडल किए होंगे, तो इजी क्वेश्चन था ना? था कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप जरा फटाफट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। The potential energy of a system. कितने क्वेश्चन हुए आज? Third question हैं? है। ये थर्ड है, कम से कम 5 कम, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अच्छा हो गया, यस सर। कम से कम 6 करिए आज, रुक जाइए, कम से कम 6 क्वेश्चंस आज करिए, है ना? नहीं तो खत्म नहीं हो पाएगा। आज 6 क्वेश्चंस तक कर दीजिए और कल बचे हुए 5-6 थोड़ा सा कर दीजिए। मैं परसों से सर्कुलर मोशन चाहता हूँ, मतलब कल के बाद मैं ये टॉपिक नहीं चाहता हूँ। तो ये तभी हो पाएगा जब हम लोग कम से कम 3 अभी कर दें, तो 5-6-7 जो भी बचे होंगे वो कल हो जाएंगे, और उसके बाद जो है सर्कुलर मोशन हम लोग परसों से स्टार्ट कर देंगे। तो सर्कुलर मोशन से जो लोग नए हैं वो लोग खूब बढ़िया से इसको समझ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना? तो हाँ, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए फटाफट। पोटेंशियल एनर्जी। रुक जाइए, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा मत। सर एक क्वेश्चन छूटा है क्योंकि वो कुछ में वो है कुछ आंसर में स्प्रिंट हो एक क्वेश्चन। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। यस सर। The potential energy of a system increases हाँ if work is done. एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन। ये तो मेरे वीडियो में सीधे सीधे दिया हुआ है, आप सीधे सीधे वीडियो से देख सकते हैं। उसमें लिखा है कि इफ वर्क इज डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, इफ वर्क इज डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, एंड इफ द वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड देन पोटेंशियल एनर्जी, अगर फील्ड वर्क करेगी तो क्या होगा? कंजर्वेटिव। देखिए पहली बात तो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी में कि पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही डिफाइन की गई है, पहली बात, ठीक है ना? और दूसरी बात, अगर फील्ड वर्क करेगी, इधर देखिए, अगर फील्ड वर्क करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, एक्सटर्नल एजेंट अगर वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? एक्सटर्नल एजेंट मतलब कोई भी एजेंट जो फील्ड के अलावा है, अगर फील्ड खुद ही वर्क करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की घटेगी, और अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी। तो सीधे सीधे वही है, जो ऑप्शन हो देख के मार दीजिए। सेकंड ऑप्शन। हाँ क्या? बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, ठीक है ना? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। डायरेक्ट उसमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, जो ऑप्शन ऐसा हो फट से देखिए उसी पर मार दिए, बाकी 4 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? एकदम क्लियर कट है, वो तो एकदम बेसिक पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना? कोई कैलकुलेशन भी नहीं इसमें है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 9। हाँ पढ़िए। A body projected vertically from the earth reaches a height equal to earth's radius हाँ before returning to the earth. एक मिनट सुनिए। अ बॉडी वर्टिकली प्रोजेक्टेड above द अर्थ सरफेस, एक मिनट, अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एक बॉडी है जिसको अर्थ के सरफेस से ऊपर वर्टिकली ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है। एक बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाता है, और वो जिस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है वो मैक्सिमम हाइट रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी सरफेस से रेडियस के बराबर दूरी तक वो बॉडी जाती है। फिर से सुन लीजिए, अगर अर्थ सरफेस ये है, ऐसे आप इसको इस तरह से बनाइए, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, बात समझ में आ रही है? ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, और इस अर्थ सरफेस पे एक बॉडी, इस अर्थ सरफेस पे एक बॉडी सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्ट की जाती है, बात समझ में आई? और मैक्सिमम हाइट जो अटेन करती है सरफेस से वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, यही इतना कह रहा है, और कोई बात नहीं कह रहा। बात समझ में आ रही है? तो आगे बोलिए। The power exerted by the gravitation force is greatest. हाँ एक मिनट, पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स पावर एक्सर्ट करेगा वो मैक्सिमम कब होगा? फिर से सुनिए, एक सिंपल चीजें हैं, हम तो बता रहे हैं ना, सीधा एप्लीकेशन होता है, बात समझ, सीधा एप्लीकेशन होता है। इधर देखिए बन रहा है ना,
तो देखिए एक बॉडी है जो कि अर्थ के सरफेस से, एक बॉडी है जो कि अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर वर्टिकली प्रोजेक्ट की जाती है, और अर्थ के रेडियस के बराबर दूरी चल के वो बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, मतलब मैक्सिमम हाइट उसकी अर्थ के रेडियस के बराबर होती है। बात समझ में आई? अर्थ के सरफेस से लेके अर्थ के रेडियस के बराबर दूरी तक मैक्सिमम हाइट वो बॉडी अटेन करती है। बात समझ में आई? तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पावर बाय द अर्थ इज मैक्सिमम 1। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का, ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर कब मैक्सिमम होगा, यही पूछ रहा है। 3-4 ऑप्शन दिया होगा, हम देख लेते हैं क्या करेक्ट है। तो सबसे पहले आपकी जान लीजिए पावर क्या होता है। इधर देखो बेटा, पावर क्या होता है? पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये बात आप क्लास 9-10 से ही पढ़ रहे हैं, फोर्स डॉट वी, ये क्लास 9-10 में ही बताया जाता है, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यानी जब फोर्स मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, और दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तब पावर मैक्सिमम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पावर बराबर क्या होता है? फोर्स डॉट वी। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, और दो चीज, फोर्स वेक्टर फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है पावर। ये आप क्लास 9-10 से ही पढ़ते हैं। तो पावर मैक्सिमम कब होगा? जब फोर्स और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उनके बीच का एंगल 0 होगा, तब पावर मैक्सिमम होगा। बात समझ में? तो हम देख रहे हैं ऑप्शन में कौन सी बात सेट बैठ रही है, उस हिसाब से मार देंगे। बात समझ में आ रही है? पहला ऑप्शन पढ़िए। At the highest position of the body, जब बॉडी हाईएस्ट पोजीशन पे है तो ऐसे केस में क्या होगा? वेलोसिटी 0 होगी। जब हाईएस्ट पोजीशन पे है तो वेलोसिटी 0 है। बात समझ में आई? फोर्स तो है लेकिन वेलोसिटी 0 है, तो उस समय तो कोई पावर नहीं है। नेक्स्ट पढ़िए। ये तो गलत है, पहला गलत है। at the instant just before the body hits the earth. ये सही हो सकता है। देखिए इधर देखिए, और ऑप्शन पढ़ लीजिए, लेकिन ये सही हो सकता है। जिस समय ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, उसके बाद क्या होगा? लौट के फिर अर्थ पे आएगी, और जिस स्पीड से ऊपर गई है उसी स्पीड से आके अर्थ पे टकराएगी, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, तो टकराने के, इधर देखिए, मेरे एकदम अलर्ट होकर देखिए, दाएं एकदम जैसे ये देख रहे हैं, देखिए टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, और ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी दूर होती जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जब टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी मैक्सिमम होगा। और एक बात और भी है, वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, वेलोसिटी नीचे की ओर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, दोनों के बीच का एंगल भी 0 होगा। तो ऐसे केस में ये आंसर हमको सही लग रहा है, लेकिन 2 ऑप्शन और पढ़ लीजिए, देख लें और क्या बोल रहा है। It remains constant all through. ये बात गलत है, ये ऑल थ्रू कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी ऊपर है और फोर्स नीचे है, तो ऊपर जाते समय पावर निगेटिव है, नीचे आते समय पावर कांस्टेंट है, ठीक है ना, और फोर्स भी वेरी कर रहा है, वेलोसिटी भी वेरी कर रही है, तो पावर तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। सी ऑप्शन एकदम गलत है। डी ऑप्शन पढ़िए। At the instant just before the body is projected. एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड। सुन लीजिए, खूब गौर से देखिए, अब इन दोनों में फाइट हो गई, इस ऑप्शन और डी ऑप्शन में फाइट हो गई। हम बता रहे हैं कि बी ऑप्शन क्यों सही है। बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में फाइट हो गई। बी ऑप्शन कह रहा है कि जिस इंस्टेंट पे लौट के टकराने के जस्ट पहले पावर मैक्सिमम होगा, और डी में कह रहा है कि जब ये जाती है, प्रोजेक्ट की जाती है, उस समय पावर मैक्सिमम होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, दोनों केस में पावर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जाते समय पावर निगेटिव होगा। बात समझ में आई? जाते समय वेलोसिटी ऊपर है और फोर्स नीचे है, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री है, तो जाते समय जो पावर होगा वो निगेटिव में होगा, और टकराने के जस्ट पहले जो पावर होगा वो पॉजिटिव में होगा, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो व्हेन पावर इज ग्रेटेस्ट अगर पूछा जाए तो निगेटिव वाला तो लीस्ट वाला केस हो जाएगा ना। जब ऊपर की ओर जा रही तो लीस्ट वाला केस हो जाएगा। भाई फोर्स नीचे, वेलोसिटी ऊपर, तो पावर मैक्सिमम निगेटिव में होगा, और निगेटिव में जितना बड़ा है तो उतना छोटा माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब ये यहां से यहां तक जाएगी और लौट के इस पर टकराएगी, तो टकराते समय पावर मैक्सिमम होगा, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 0 है और दोनों की वैल्यू भी मैक्सिमम है।
भाई इस पॉइंट पे फोर्स मैक्सिमम है, ऊपर जैसे जैसे आएंगे ग्रेविटेशन फोर्स कम होता जाएगा। बात समझ में आई? और जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करेंगे लौट के टकराने के जस्ट पहले वही वेलोसिटी हो जाएगी, बस डायरेक्शन बदल जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन 100% करेक्ट है। आंसर मिलाइए। करेक्ट है ना? समझ में आ गया? आपने एनालाइज कर दिया। केवल क्वेश्चन लगाना नहीं है, आपको बढ़िया से बातें समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आई? जैसे इन बातों का कहीं और एप्लीकेशन हो तो आप कर सकें। आपको कॉन्सेप्ट्स तैयार करने हैं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं तैयार करने हैं। बात समझ में आई? हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10. आओ बेटा, इसको मारो फट से, जल्दी आओ। क्वेश्चन नंबर 10 मारिए, फटाफट मारिए। क्वेश्चन नंबर 10। Force F on a particle हाँ moving in a straight line हाँ। varies with distance d as shown in the figure. एक मिनट। फोर्स F ऑन अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस d एज शोन इन द फिगर। जरा बनाइए, फट से फिगर बनाइए, फट जल्दी जल्दी बनाइए फिगर। चलिए अब बैठ जाइए, बोलिए, हम बताते हैं। 7, 12. हाँ DM. चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ चलिए चलिए चलिए। आप ये कह रहे हैं कि फोर्स F अपॉन अ पार्टिकल, फोर्स F अपॉन अ पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इस एक्सिस पे प्लॉट है, फोर्स इस पे प्लॉट है, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Force F upon a particle varies with distance as shown in the figure. Force F upon the particle varies with distance as shown in the figure. यही ना कह रहा है? मतलब फोर्स को अगर आप y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं और डिस्टेंस को आप x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, तो फोर्स इस प्रकार से वेरी कर रहा है। यही ना बोल रहा है? आगे बोलिए। The work done on the particle during its displacement 12 meter is. Work done upon the particle during its displacement 12 meter is ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। फोर्स इस प्रकार से इस ग्राफ की तरह से वेरी कर रहा है। बात समझ में आ रही है? और पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर होगा, यानी यहां तक, इस पॉइंट तक वर्क डन कितना होगा। ठीक है ना? तो इसमें y एक्सिस पे क्या है? ये 2 है, ये 2 न्यूटन है, न्यूटन में। अच्छा, ये कांस्टेंट फोर्स है ऐसे, ये कांस्टेंट है, यहां पे फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स कहां से लग रहा है? शुरू हो रहा है 3 से। अच्छा, 3 से फोर्स शुरू हो रहा है, इसके पहले फोर्स नहीं है, इसके पहले फोर्स नहीं है, यहां से फोर्स शुरू हो रहा है ना। तो अब देखिए, पहले सवाल को समझिए, बढ़िया समझिए, गौर से देखिए, खूब अच्छे से समझिए। अरे यार, ये y एक्सिस पर एक फोर्स प्लॉट किया है और x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया है। ठीक है ना? बोल रहा है कि 12 जब 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो बताइए कितना वर्क करेगा ये फोर्स। तो आप जानते हैं वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? वर्क डन कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो इस जगह कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहां से यहां तक क्या हो रहा है? कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और यहां से यहां तक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। बात समझ में आई? 2 न्यूटन का। और उसके बाद यहां से यहां तक क्या कर रहा है? वेरिएबल फोर्स लग रहा है। ठीक है? तो अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क है तो इस ग्राफ का एरिया ही तो वर्क होगा। यहां से लेके यहां तक का एरिया निकाल लीजिए। अरे यहां से, इसके पहले तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, देखिए जरा, देखिए, यहां से लेके यहां तक का एरिया निकाल लीजिए इस ग्राफ का। ये एरिया जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। बात समझ में आई? निकाल लेंगे कि निकाल दें? अरे इसका एरिया निकालना है तो ये 2 न्यूटन है और ये 3 से 7 है, यानी कि 4, और ये क्या है? 2 न्यूटन। ये कैसे हो रहा है? एरिया निकालना है सर, इसको एक ट्रायंगल मान लीजिए और इसको एक रेक्टेंगल। नहीं, रुकिए रुकिए, ये 2 न्यूटन है, यानी कि ये 2 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन दिया है, यानी कि ये जो है वो 2 न्यूटन है, और 3 से 7 यानी कि 4। तो इसका एरिया होगा, रेक्टेंगल होगा 4 दूनी 8। इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा 4 दूनी 8 जूल। बात समझ में आ रही है? तो यहां से यहां तक का वर्क डन जो होगा 8 जूल होगा। अब यहां से यहां तक आप स्ट्रेट नहीं बनाए हैं, स्ट्रेट बनाना चाहिए था। ये ऐसे होगा, ये ट्रायंगल है, ये क्या है? एक ट्रायंगल है।
इस ट्रायंगल की एरिया होगी हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, Yes, sir. यही ना होगी? Yes, sir. और तो 8 जूल प्लस हाफ बेस कितना है 7 से 12 तक यानी 5 बेस ये हो गया, और अल्टीट्यूड कितना हो गया 2 न्यूटन। तो हाफ 5 इंटू 2 कट गया और 8 5 13 जूल आंसर आ गया। आंसर चेक करिए, Yes, sir, correct. करेक्ट आ रहा है? बात समझ में आई? Yes. देखिए ऐसा है कि कोई भी क्वांटिटी अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, कोई भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, एक बात जान लीजिए, ये आपको हम थ्योरी में भी समझा चुके हैं कि कोई भी क्वांटिटी मान लीजिए z है, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी z है जो x इंटू वाई के बराबर है, और आपने y यहाँ प्लॉट किया और x यहाँ प्लॉट किया। बात समझ में आ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? और अगर ग्राफ इस तरह का आया, तो अगर पूछा जाए कि x बराबर x1, मान लीजिए ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है, मान लीजिए ये पॉइंट x2 है, तो अगर पूछा जाए कि x बराबर x1 से x बराबर x2 के बीच कितना वर्क हुआ, तो वो वर्क x बराबर x1 से x बराबर x2 के बीच z की वैल्यू क्या है, तो z बराबर x इंटू वाई होता है। मैंने पहले बता दिया, मैंने आपसे कहा मान लीजिए कोई 3 फंक्शन है x y z, जहां इस प्रकार से है कि z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, x को हमने x एक्सिस से प्लॉट किया, y को हमने y एक्सिस से प्लॉट किया, और ग्राफ इस तरीके से आया। तो अगर हम z की वैल्यू पूछे x बराबर x1 से x बराबर x2 के बीच, तो ये ग्राफ x एक्सिस से जो एरिया इनक्लोज करेगा वही z की वैल्यू होगी। बात समझ में आई? ये एक जनरल बात है, ये क्या है? एक जनरल बात। लेकिन इस केस में क्या है कि आपका दो बात दे दिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इस पे प्लॉट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट इस पे प्लॉट कर दिया, वर्क पूछा है, तो यहां से यहां तक का वर्क पूछा है, ना, यहां से यहां तक का, तो इस बीच तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो इस बीच कोई वर्क होगा नहीं। फोर्स यहां से लग रहा है, इस पॉइंट से लग रहा है ना, इस बीच तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो कोई वर्क नहीं होगा। और वर्क कहां से हो रहा, फोर्स कहां से लग रहा है? इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच कितना वर्क डन है, ये निकालने के लिए आपको इस ग्राफ, ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितनी एरिया बाउंड करती है, ये आपको निकालना है। तो कितनी एरिया होगी? एक इस रेक्टेंगल की एरिया और प्लस इस ट्रायंगल की एरिया। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट समझ गए? अब कहीं और पूछेगा तो अप्लाई कर दीजिएगा। क्वेश्चन नहीं रटना है कि यहाँ पे वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था तो हम निकाल दिए। मान लिया कोई और भी बात हो और इस तरह का रिलेशन हो तो वहां भी आप निकाल सके। आप बेसिक्स तैयार करिए। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? कितने क्वेश्चन हुए आज? 6 हो गए। एक और ट्राई मार लीजिए क्योंकि किसी ने अभी ठकठकाया नहीं। टाइम तो हो गया है, 1 मिनट बचा है, लेकिन अभी तक हमको कोई आया नहीं, तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए। एक क्वेश्चन और फट से करिए और कल मैं इसको खत्म कर दूंगा। सुनिए, कल ये फिनिश है, कल वर्क पावर एनर्जी मेडिकल फिनिश है। आईआईटी में टच नहीं कर रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी ग्रेविटेशन तक एक बार आपको दे देना है, क्योंकि हाफ ईयरली आ रहा है। और जैसे हाफ ईयरली खत्म हुआ आप लोग का, वैसे 1 महीने के अंदर सारा आईआईटी लोड करा के फिर आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही ये सारा कर लिए, उसके बाद हम अच्छी अच्छी जितनी भी शीट्स हैं, आपकी जितनी भी स्टैंडर्ड ब्रांडेड शीट्स हैं ऑल इंडिया लेवल की, उन सब शीट्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ लोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलिए, जिससे कि सारा काम हो जाए। ठीक है ना? तो अब बताइए, नेक्स्ट शीट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आप देखिए कोई आया है, खोल के देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फट से, खोल दीजिए उसको। है तो कट कर दीजिए, फिर कट कर दीजिए, टाइम हो गया, कट कर दीजिए।